इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म शताब्दी वर्ष पर कवियत्री एवं लेखिका सुश्री अलका अग्रवाल सिकतिया से बातचीत। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज हम हरिशंकर परसाई जी पर बातचीत करने जा रहे हैं। परसाई जी ने व्यंग्य को साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित किया। उनकी रचनाएं न केवल हास्य उत्पन्न करती हैं बल्कि समाज की कुरीतियों और विडंबनाओं पर प्रहार भी करती हैं। उनकी लेखनी में समाज के विभिन्न पहलुओं की सजीव झलक मिलती है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पवित्रता का दौरा और सदाचार का ताबीज शामिल हैं। हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका लेखन समाज के प्रति इनकी गहरी संवेदनशीलता और जागरूकता को दर्शाता है। इन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को उजागर किया और पाठकों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है जो पाठकों के दिलों तक पहुंचती है। आज जो है हरिशंकर परसाई जी पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है कहानीकार, व्यंग्यकार, कई संस्थाओं की प्रमुख, और उनके बारे में जानेंगे। आप हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया। डॉक्टर अलका अग्रवाल, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि परसाई जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आज विविध भारती परसाई जी पर बात कर रहा है और मैं उस पर बात कर पा रही हूँ। जी हाँ, आपका बात करना इसलिए भी लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि आपने परसाई जी पर जो है लघु शोध प्रबंध लिखा है और शोध प्रबंध भी लिखा है। जाहिर है आपके पास उनसे संबंधित बहुत सारी बातें भी हैं और उनसे जो आपका परिचय है उसकी बातें भी जो है वो श्रोताओं तक पहुंचेंगी। जी, बहुत आवश्यक था। मुझे लगता है कि परसाई जी पर बातें करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था, ये तो नहीं कह सकते कि आज ही सिर्फ विसंगतियां तो हमेशा रही, हर दौर में रही हैं, और अगर नहीं होती तो परसाई जी इतना कारगर व्यंग्य क्यों लिखते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परसाई जी का व्यंग्य आज भी उतना ही सामयिक है, उतना ही कॉन्टेम्परेरी है। तो मुझे तो लगता है कि अगर जिसको नहीं मालूम है कि परसाई जी नहीं है, या जो नए दौर के पाठक हैं, तो उनको लगेगा कि ये लेखक जो हैं आज भी लिख रहे हैं। अगर उन्हें पढ़ेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ना जरूरी है। और उनकी रचनाओं का अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हुआ भी है, और ये है कि सिर्फ हिंदी के ही नहीं, बहुत से पाठकों तक उनका लेखन जा रहा है। आपने कहा कि मैंने शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल, जब एमए कर रही थी मैं, पहले मैं साइंस स्टूडेंट हुआ करती थी, और मैं एमए में फिर मुझे क्योंकि मेरे प्रीवियस में भी मार्क्स बहुत अच्छे थे, यूनिवर्सिटी टॉपर ही थी मैं तभी भी, तो मेरे पास एक विकल्प था कि मैं अपने मन का कोई विषय ले सकती हूँ एक पेपर लिखने के लिए। तो मैंने हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में समवर्ती यथार्थ, जो कॉन्टेम्परेरी रियलिस्टिक जो भी चीजें हैं वो क्या हैं, वो मैंने तभी भी लिखा था। मैंने कहा करूंगी तो मैं उन पर ही करूंगी। ये मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन पहली बार जब मैं उनसे मिली थी, वो भी बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैं उनसे पहली बार मिली तो किस तरह से मैं उनसे प्रभावित हुई थी। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कई बार ये बताती कि जब मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी, मैं उनकी विद्वता के बारे में, उनके लेखन के बारे में सचमुच बताऊं इतना अधिक नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत जानती थी। लेकिन बोलते हैं ना, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग तो गहरा हुए, वैसे ही परसाई जी से पहली जो मुलाकात हुई मेरी, वो मुझे अंदर तक, आज तक श्याम जी मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि बरसों जो है वो रेत के मानिंद सरक गए हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है जबलपुर का वो जो समय था, वो पल और वो हल्की हल्की बारिश का मौसम, जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो वो आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कल सब कुछ हुआ है। बिल्कुल एक चलचित्र की तरह सब कुछ मेरी आंखों के सामने आज भी आता है। आज की ही बात है ऐसा लगता है? बिल्कुल आज की ही बात ऐसा लगता है। वैसे भी जो है जबलपुर के रहवासी जो हैं जी, अगर हम उनकी बात करें तो, और जो साहित्य प्रेमी हैं, हरिशंकर जी की बात ही करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ एक आत्मीयता, एक लगाव पूरे शहर को है। बिल्कुल, ये आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल, मैंने महसूस किया है। आज भी जब मैं जाती तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग आज भी परसाई जी को जी रहे हैं। तो उस समय तो लोग जीते ही थे, क्योंकि परसाई जी
बहुत से स्तंभ लिखा करते थे, सुनो भाई साधो, कबीरा खड़ा बाजार में, और इस तरह के काफी सारे उनके स्तंभ थे। पूछिए परसाई से, पूछे परसाई से उनका देश बंधु में आता था, जो मायाराम सुरजन जी के लिए लिखते थे। और पूछे परसाई से का दरअसल शुरुआत तो बहुत हल्के फुल्के प्रश्नों से हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत गहरे प्रश्न भी किए जाने लगे, उतनी ही गहराई से परसाई जी उत्तर भी सटीक और रोचक जवाब हुआ करते थे, बहुत रोचक जवाब देते थे। क्योंकि परसाई जी की जो खास बात थी कि आप उनके सामने अगर अपनी सो कॉल्ड तथाकथित विद्वता नहीं झाड़ रहे हैं तो आपको परसाई जी अलग रूप में मिलते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी तथाकथित विद्वता झाड़ रहे हैं तो परसाई जी का रूप अलग होता था, जो मैंने देखा है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है, मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करती थी, क्योंकि कटनी भी रहती थी, उसके बाद भी जब जाती थी तो उनसे मिलती थी मैं। और एमए में तो जब मेरा डिबेट कंपटीशन था, उनसे पहली बार मिलना इनफैक्ट तभी हुआ था मेरा, और युवा क्रांति पर विषय था। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम परसाई जी के पास जाकर इस विषय पर समझो गहराई से। उन्होंने मुझे लोहिया जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, युवा क्रांति के बारे में पूरा इस कदर समझाया था। और उनको ये नहीं लगा कि ये लड़की छोटी सी मेरे सामने बिल्कुल नई है, इसको कितनी समझ होगी, ऐसा वो सोचते ही नहीं थे। बल्कि उनको लगता था कि हमारे जो युवा हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपने चूंकि लघु शोध प्रबंध भी लिखा है, शोध प्रबंध भी लिखा है, डॉक्टरेट आपने किया है, किस यूनिवर्सिटी से, किस शहर से आपने किया है? जी, जो मेरा लघु शोध प्रबंध है वो तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। और अब मैंने जो शोध किया है वो हरिशंकर परसाई जी पर मुंबई विश्वविद्यालय से किया है, और सालों बाद किया है। जब मुझे दूसरों के शोध करवाने थे तब मैंने उनके ऊपर शोध प्रबंध किया। ये लगाव है आपका उनके साथ? जी, दरअसल मैं कहती हूँ कि मैं परसाई जी को जीती हूँ। हो सकता है ये बड़ा बोलापन भी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब कहीं मैं कुछ अटकती हूँ या मुझे कुछ भी इस तरह की चीज लगती है तो मैं अक्सर ना परसाई जी को उठा करके पढ़ने लगती हूँ। अपने जीवन में जो कुछ भी ऐसी बातें आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस जो हैं, जी, उसके वो जवाब मिलते जो हैं हैं आप उनकी लेखनी में ढूंढते हैं, मिलते हैं लेखनी में। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो परसाई जी की लेखनी की है, बहुत ईमानदार लेखन किया। लेख की ईमानदारी को हमेशा उन्होंने निभाया, और वो ये नहीं सोचते थे कि ना मैं अनंत काल तक जीवित रहने वाला लेखक बनूं। उनका कहना था कि जो अपने समय के प्रति ईमानदार नहीं, जो आज के प्रति ईमानदार नहीं, वो अनंत काल के प्रति कैसे हो सकता है। तो परसाई जी ने अपने आज के जीवन को लिखा, लेकिन आज के जीवन को भी ऐसे ही नहीं लिखा कि आपने खाली उसको ऊपर देखा, सुपरफिशियली देख करके आप लिख दे रहे हैं। सतही तौर पर बिल्कुल नहीं लिखा उन्होंने उसके अंदर के कार्य कारण संबंध को जाना। बहुत सी चीजें थी जो परसाई जी ने की हैं। एक तो सबसे बड़ी बात परसाई जी की थी कि वैचारिक प्रतिबद्धता थी उनके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिबद्ध होकर लिखा तो उनका लेखन जो है सीमित हो गया, या प्रतिबद्धता क्या जरूरी है लेखन में? मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आपका लेखन बिखर जाता है। उनकी प्रतिबद्धता ये नहीं थी कि मैं मार्क्सवादी हूँ या मैं ये अपने आप को प्रगतिशील। उनकी प्रतिबद्धता थी मानवीयता के प्रति, कि एक मनुष्य को जो है उससे बेहतर बन सके और कहीं पर भी उसका शोषण ना हो। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो लेखन है वो कमजोर हास्य व्यंग बनकर रह जाता। सिर्फ हास्य हो जाता वो। हाँ, वो हास्य हो जाता। लेकिन आप उसमें समाज में जो सुधार की गुंजाइश है वो उनकी लेखनी में नजर आती है। गुंजाइश सिर्फ है नहीं, लोग बदलते हैं। मैं खुद बहुत चीजों में मेरे भीतर बदली हैं। विसंगतियां हैं समाज में, जो विचारों में विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास वो अपने विचारधारा के माध्यम और लेखनी के माध्यम से किया करते हैं। और इसलिए वे लोग बदलते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि परसाई जी किसी स्वार्थ के तहत नहीं लिख रहे हैं। वो जो कुछ लिख रहे हैं वो चाहते हैं कि समाज में जो कुछ है बदलाव की चेतना जरूर आए, और उन्होंने वो चेतना पैदा की थी। ये बात तो है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपने शोध किया हुआ है, डॉक्टर आप हैं परसाई जी के नाम पर, उनके जीवन के संबंध में कुछ बताइए। बिल्कुल बताऊंगी मैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि परसाई जी के परिवार में कोई भी लेखक नहीं था। परसाई जी ने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया था। 5 भाई बहन थे वो, और उनके पिता थे झुमक लाल जी, जो पहले जंगल में लकड़ी के ठेकेदार थे। टॉल वगैरह जो होते थे, हाँ, मतलब वो लकड़ी कटवाते थे और इस तरह से बेचने का। अच्छा, और उनके पिताजी भी बड़े लंबे ऊंचे पूरे बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। परसाई जी भी बहुत ही खूबसूरत थे, लंबे गोरे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। तो एक समय वो भी देखा था उन्होंने जब उनके यहाँ सब कुछ था, कि घोड़ा था, नौकर थे, सब कुछ था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके बाद परसाई जी हार्डली 13-14 साल के होंगे मुश्किल से, तो वो एक जो शहर था वहां पर प्लेग हुआ था। प्लेग के समय उनकी माँ बहुत बीमार थी, तो पूरे गांव के लोग छोड़ के चले गए थे। इनका परिवार रह गया था, और उस गांव में रोने के लिए उनके साथ सिर्फ कुत्ते बचे हुए थे जो रोने में साथ दे रहे थे।
तो उनके 5 भाई बहन थे और माँ चली गई थी, पिता थे, उनके एक चाचा थे, लठैत थे, श्यामलाल। तो एक जो कहना चाहिए कि बहुत जो जुझारूपन आया था वो चाचा का था उनके भीतर। एक दबंगाई थी और किसी से नहीं डरते थे वो, किसी को भी, कोई भी। फिर उनके एक बुआ थी, बटेश्वरी बुआ। बटेश्वरी बुआ से भी उन्होंने जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। वो मतलब कहती थी कि अरे हो जाएगा सब कुछ। और इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो ये बटेश्वरी बुआ के यहाँ जाकर रहते थे सब लोग एक बार, पूरा परिवार इनका। और उनके यहाँ भी बहुत पैसा नहीं था, तो वो क्या करती थी, अगर घर में सब्जी नहीं है तो वो बाजू में चली जाती थी, अरे कौशल्या तेरी तोरई बहुत फैल रही है, तो कहती थी काकी ले जाओ ना 2। और वो 2 तोरई ले आती थी, और 2 तोरई जो थी वो उसी में ज्यादा पानी डाल करके बना लेती थी। और इस तरह से कि सब कुछ हो जाएगा। तो जिम्मेदारी को हमेशा गैर जिम्मेदारी की तरह उन्होंने निभाना सीखा अपनी बुआ से। क्या बात है जी। तो परिवार जन के साथ भी उनके आत्मीय संबंध थे जी, समाज के साथ भी थे, और समाज के लिए एक सोच थी कि ये बेहतर समाज जो है सही विचारों के साथ सही दिशा में जाए जी। जो आडंबर हैं और जो अंधविश्वास है वो दूर हो, और जो लक्ष्य है उसे आप पाने की कोशिश करें, और इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएं। जी जी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म शताब्दी वर्ष पर ये था कवियत्री एवं लेखिका अलका अग्रवाल सिकतिया से जी शाम की बातचीत का पहला भाग। ला 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 ला। दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इसी समय। ला 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 ला। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। ला 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 ला। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है।